बौना रमेश जब मंदिर में देवी की प्रार्थना कर रहा होता है, उसका परिचित पड़ोसी शेखर वहाँ पर आता है। क्या बौने रमेश, लंबे होने की प्रार्थना कर रहे हो? व्यंग करते हुए कहता है। दुखी होकर रमेश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में ही उसके कॉलेज में पढ़ने वाली सुकन्या उसी रास्ते से आ रही होती है। मालिनी, जो कि साधारण थी, वो अपना रुमाल नीचे गिरा देती है। ए नाटी सुकन्या, उठा के देना, तुम खुद भी तो उठा सकती हो, तुम बौनी हो ना, जल्दी उठा लोगी। इस तरह मजाक उड़ाते हुए कहती है। सुकन्या दुखी होकर कॉलेज में बिना रुके वो घर आ जाती है। तभी एक दिन बौनी शारदा राशन का सामान लेने किराने का दुकान गई होती है। वहाँ सामान्य उच्चता वाली सुनंदा थी। अरे बाप रे, ये यहीं पे है। अभी मुझे देख ली ना तो ये मेरा मजाक उड़ाने लगेगी। मैं भी जाती हूँ, बाद में आऊंगी। ये सोचकर जब वो जा ही रही थी, सुनंदा बौनी शारदा को देख लेती है। उसे देखकर वो हंसती है और मनी मन सोचने लगती है, बौनी शारदा मुझे देख ली, सोची कि मैं उसका मजाक उड़ाऊंगी, इसीलिए यहाँ से भाग रही है। बेचारी, वैसे भी मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सोचते हुए वो चिल्लाकर आवाज लगाती है, अरे बौनी शारदा, मुझे देखकर भाग रही हो क्या? सुनंदा की इस तरह की बातें शारदा को सुनाई देती है, पर बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े हुए वो चुपचाप वहाँ से घर चली जाती है। देखकर सुनंदा जोर जोर से हंसती है। अगले दिन जब करीबन सुबह के 6 बज रहे थे, बौने प्रसाद गेट खोल के सीधा रास्ते पे आते हैं। वो डरते हुए चारों तरफ देखते हैं। रास्ते पे रोज दिखने वाला शंकर नाम का कुत्ता उसे नहीं दिखता है। इस बात से बौने प्रसाद को राहत मिलती है। अच्छा है, कुत्ता शंकर नहीं दिख रहा है, शायद आके चला गया होगा। अब मैं आराम से जाकर डेयरी से दूध का पैकेट ले आ सकता हूँ। इस तरह सोचते हुए बौने प्रसाद चलते हुए आगे जाते हैं। वो मिल्क डेयरी के पास जा रहे थे। तब तक कुत्ता शंकर रास्ते पे आता है और वो बौने प्रसाद को देख लेता है, मुस्कुराता है और गले के बेल्ट को निकालकर वो भागते हुए आता है। भागते हुए आकर वो प्रसाद को देखकर भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने से प्रसाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान, अगर इस कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया तो पता नहीं कहाँ से नोच के खाएगा। अब तो लगता है मुझे भाग मिल्खा भाग बनना पड़ेगा। ये सोचकर बौना प्रसाद जहाँ पे खड़े थे वहाँ से वो भागने लगते हैं और उसे भागते देख कुत्ता भी उसके पीछे भागने लगता है। कुत्ता शंकर मनी मन बहुत हंसता है। इस तरह आधा घंटा निकल जाता है। फटे हुए कपड़े, इधर उधर शरीर पे लगा हुआ चोट, जैसे तैसे दूध का पैकेट लेकर प्रसाद घर पहुँचते हैं। उनकी हालत देखकर बौनी शारदा बहुत परेशान हो जाती है। कुत्ता शंकर आज फिर आपको दौड़ाया? अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। ज्यादा चोट लगी होती तो कुत्ते का इंजेक्शन लगाना पड़ता। कहकर वो अंदर चले जाते हैं। उनका दिन निकल रहा था। इस तरह शारदा, प्रसाद, रमेश, सुकन्या घर से बाहर नहीं आते थे। वो बस घर पे ही रहते थे। एक दिन सुकन्या परेशान होकर कहती है, बौनी होकर पैदा होना हमारी गलती तो नहीं है माँ? सभी लोग लंबे हैं, बस हम ही 4 लोग जो बौने हैं। पता नहीं कौन सा पाप किया था। इस समस्या से अगर हमें निकलना है तो हमें घर में लंबी बहू ले आना है। क्यों पिताजी? फिर वो लंबी लड़की घर पे आके हम सभी का वो मजाक उड़ाने लगेगी, हमारी बेइज्जती करेगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। शारदा, प्रसाद काफी देर तक सोचते हैं। फिर पंडित जी से कहकर वो लंबी लड़की अनामिका से रमेश की शादी की बात चलाते हैं। लंबी अनामिका चेयर पर बैठकर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों को देखकर वहीं पे बेहोश हो जाती है। अनामिका की माँ सुमति भागते हुए जाती है और जल्दी से पानी लाकर उसके मुंह पे छींटा मारती है। अनामिका उठ के बैठती है। फिर उन बौने लोगों को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। पिताजी, इन्हें बोलिए यहाँ से चले जाएं। इस बौने रमेश से मैं शादी नहीं करूँगी। उसकी बातें सुन के शारदा और उसके परिवार को अनामिका के दर्द के बारे में समझ में आता है। सुमति अनामिका से बात करती है, देखो बेटा, ये बौने हैं पर इनका मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारे पिताजी ने खबर लिया है, हर तरफ से ये लोग बड़े ही अच्छे हैं, बस थोड़े से बौने हैं, बाकी सब अच्छा ही है। देखो बेटा, तुम्हारी हाइट की वजह से कितने लोग आए गए, कितने लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। रमेश तुम्हारे लिए अच्छा वर होगा। उनके कहने पे अनामिका भी सोचने लगती है। वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो शारदा के परिवार को बुलाकर अनामिका की मंजूरी की बात बताते हैं। उसकी मंजूरी की बात सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उनकी शादी हो जाती है।
फिर लंबी अनामिका चलते हुए गेट से घर के अंदर आती है। आसपास के सारे पड़ोसी गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। बौनी सास लंबी बहू को घर के अंदर ले जा रही है देखकर वो हंसने लगे। शारदा अनामिका लेकिन उनकी बातों का परवाह नहीं करती है। लंबी अनामिका घर में प्रवेश करती है। बौने, प्रसाद और सुकन्या दरवाजे के पास सीढ़ी को दोनों तरफ से पकड़ते हैं। फिर बहुत ही मुश्किलों के साथ दरवाजे के सामने शारदा उस सीढ़ी पे चढ़ के बहू की आरती उतारती है। लंबी बहू, अपना दाहिना पैर बढ़ा के घर के अंदर आओ। ठीक है माँ जी, कहकर शारदा सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। प्रसाद और सुकन्या उस सीढ़ी को वहाँ से हटा लेते हैं। बौना, रमेश और लंबी अनामिका दाहिना पैर बढ़ा के घर के अंदर आते हैं। सुकन्या फूल लाके उन पे फूल छिड़कती है। रमेश और अनामिका अब हॉल में आ जाते हैं। लंबी अनामिका ससुराल में आके अब ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही होती है। तभी एक दिन सासू माँ शारदा को बहुत सर दर्द हो रहा था और वो बिस्तर पे लेटी हुई थी। जब अनामिका को पता चला तो वो बाम लेके सासू माँ शारदा के पास आई। माँ जी, आपका सर दर्द हो रहा है ना? मैं बाम लेकर आई हूँ, आइए लगा देती हूँ। फिर तेल लगा के सर मालिश भी कर दूंगी। ये सुनकर शारदा थोड़ा घबरा जाती है और आश्चर्य होकर देखने लगती है। नहीं बहू नहीं, तुम कितना काम करोगी, तुम अब थक जाओगी। कुछ नहीं होगा माँ जी, तेल लगाने से आराम मिलेगा। नहीं बहू, बिल्कुल ये सब मत करो। तुम जाओ, जाके तुम थोड़ा आराम करो। ये कहने पर अनामिका बाम देके वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुकन्या और प्रसाद वहाँ पर आते हैं। क्यों शारदा, बहू ने कहा कि बाम लगा देगी, तेल मालिश कर देगी, पर तुमने मना क्यों कर दिया? इस बात के लिए बहू को क्यों परेशान करना? असल बात तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी बहू लंबी है और तुम नाटी। अगर गलती से बहू एक तमाचा लगा दी, कहीं तुम ऊपर न चले जाओ, इसी बात का तुम्हें डर है ना शारदा? कहते हुए प्रसाद और सुकन्या जोर जोर से हंसने लगते हैं। शारदा उनके तरफ गुस्से से देखती है। बहू को ज्यादा परेशान किए बिना बहू जो बना के देती थी वही वो खा लेते थे और सब एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। मंदिर प्रांगण में सीमेंट बेंच पे रुद्रानी, उसका बेटा विनोद और बहू अमृता बैठी हुई होती है। 10 मिनट तक सब चुपचाप रहने के बाद, ये बदला लेने की क्या जरूरत है माँ जी? हमारी गलती थी, इसीलिए छोटी चाची ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। ये सुनकर रुद्रानी को अपनी बहू पर बड़ा गुस्सा आता है और फिर, अरे विनोद, इसे यहाँ से अभी लेकर जाओ। मैं कुछ कहती हूँ तो आप लोग समझते ही नहीं है। आप लोग खुद ही बात कर लीजिए, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ। कहकर अमृता वहाँ से चली गई। मेरे कठोर बातों के लिए ही तुम्हारे पिताजी देश छोड़ के चले गए। जिस संपत्ति को पाने के लिए तुमने रमेश के तरह नकली हस्ताक्षर किए, उस वजह से शारदा ने तुम्हें और बहू को घर से निकाल दिया। भविष्य में देख लेना मैं कैसे उसी की बहू से उसे घर से निकलवाती हूँ, नहीं तो नाम बदल देना। ठीक है माँ, देख लेना। अमृता मेरे लिए कार में इंतजार कर रही है, मैं चलता हूँ। इस तरह कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। फिर मंदिर से रुद्रानी भी अपने घर लौट आती है। घर में आकर देखी पूरा घर शांत। रसोई में जाकर देखी तो वहाँ अनामिका नहीं थी। शारदा की बहू नहीं दिख रही है, लगता है बाजार गई है। इस वक्त शारदा अपने कमरे में बैठकर जरूर वेद पाठ कर रही होगी। ये अच्छा मौका है, ये नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी जल्दी वो रसोई में आई और कूड़े का थैला लेकर हॉल में आकर सड़ा हुआ चावल, कटी हुई सब्जियाँ, केले के छिलके इधर उधर सब फैला दिए और फिर जैसे कुछ पता ही ना हो वो कूड़े का डब्बा लेकर किचन में जाके चुपचाप रख दी और नाक बंद करके, शारदा शारदा, उसने बुलाया। शारदा हॉल में आई। उसने देखा पूरे हॉल के चारों तरफ कचरा फेंका हुआ है। दुर्गंध से वो अपना नाक बंद कर लेती है। ये क्या देख रही हूँ मैं शारदा? मैं मंदिर गई थी, वहाँ पे वेद पाठ कर रही थी। क्या एक बहू इस तरह से घर को रखती है? मैं कहती हूँ कि बहू को सर पे मत चढ़ाओ, पर तुम तो छी। रुद्रानी की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, अनामिका, अरे ओ बहू। इस तरह से आवाज लगाने पे अनामिका अपने बेडरूम से भागते हुए उनके पास गई। वहाँ पे जाके देखी पूरा हॉल में कचरा पड़ा हुआ है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। गुस्से से शारदा अनामिका के गाल पे कस के थप्पड़ लगाती है। 2 सास रहने के बावजूद तुम्हें बिल्कुल हमसे डर नहीं है।
चलो घर साफ करो जल्दी। ऐसा कहकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है। अनामिका रोते रोते पूरा घर साफ करती है। ये देखकर रुद्रानी को ठंडक मिलती है। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब दोनों सास सोफे पे बैठकर अपने में बातचीत कर रही होती है और उस वक्त प्रसाद और रमेश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बहू अनामिका ट्रे में चाय का प्याला लेकर दोनों सास के पास जाती है। अनामिका जब आ रही थी तो चाची सास अपना पैर बढ़ा देती है। अनामिका देखी नहीं और उसका पैर जाके सासू माँ के पैर के साथ फंस जाता है। पैर से पैर टकराते ही अनामिका का चाय का कप जाके सीधा शारदा पे गिरता है। गर्मा गर्म चाय शारदा के ऊपर गिरते ही उसे बहुत जलन होने लगती है। हाय रे हाय, अरे बहन तुम जल गई क्या? अरे बहू तुम्हें कुछ दिखता नहीं है क्या? मेरा तो तुम सम्मान नहीं करती और आजकल अपनी सास को भी नहीं कर रही हो। उनकी बातें सुन के घबराते हुए अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने देखा नहीं, आपको चोट लगी क्या? उसके इस तरह से कहने पे शारदा शांत होकर कहने लगी, जाओ एक कप और चाय ले आओ, जाओ बहू। इस तरह कहने पे अनामिका जल्दी जल्दी जाकर फिर गर्मा गर्म चाय बना के सासू माँ के लिए ले आती है। शारदा उस गर्म चाय के कप को उठाकर अनामिका के चेहरे पे फेंक देती है। जैसे ही चाय अनामिका के चेहरे पे गिरा उसे जलन होने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, उसके चेहरे से धुआं निकलने लगा। जैसे अभी तुम जल गई ना, वैसे ही मैं भी जल गई थी। अच्छे से बर्ताव करोगी तो इस घर में बहू बन के रहोगी, नहीं तो तुम्हारा मैं तलाक करवा दूंगी, समझी ना? चलो दीदी। इस तरह कहने पे अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। रुद्रानी बहुत खुश होती है अनामिका को इस तरह से दुखी देखकर। फिर रुद्रानी शारदा को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सुबह सुबह रुद्रानी नींद से उठकर बाहर निकल आती है। घर के बाहर देखती है एक बहुत ही खूबसूरत सा रंगोली बना हुआ है। इसी के साथ उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो तुरंत पानी का एक पाइप लेती है और सारे रंगोली को धो देती है। पूरा रंगोली धुल जाता है। फिर खुशी खुशी वो अंदर जाती है जहाँ शारदा सो रही थी। उसे उठाकर बाहर ले आती है और दिखाती है रंगोली किस तरह से धुला हुआ है। शारदा गुस्से से किचन में जाती है और अनामिका का बाल पकड़ के खींचते हुए उसे बाहर ले आती है रंगोली दिखाने के लिए, जो पानी से धुला हुआ था। अनामिका शारदा के दोनों पैर पकड़ के रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं ही रंगोली देके उसे क्यों धोऊं, आप ही बताइए। इस तरह चाहे अनामिका शारदा को कितना भी समझाए, वो उसकी एक बात नहीं सुनती है। उसे लात मारती है और फिर अंदर चली जाती है। रुद्रानी भी हंसती है और पीछे पीछे अंदर चली जाती है। तब तक नौकरानी कांता आती है। वो अनामिका को रोते देख उसे समझाती है। अनामिका पूरी बात कांता को बताती है। आपकी कहानी सुन के तो मुझे यही लग रहा है आपकी बड़ी सास जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है, आप उन पर जरा नजर रखिए। उसकी बातें सुन के अनामिका भी सोच में पड़ जाती है। उसे भी लगता है कि कांता जो कह रही है वो सही है। तब से अनामिका अपनी बड़ी सास रुद्रानी पे नजर रखने लगती है। फिर एक दिन अनामिका ने गौर किया रुद्रानी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी है। रुद्रानी चारों तरफ देखती है और पकवानों के ऊपर से ढक्कन खोल देती है। तुरंत अनामिका अपने सेलफोन से रुद्रानी जो कर रही है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। रुद्रानी जैसे ही देखती है कोई आसपास नहीं है तो नमक मिर्चा सब खाने में मिला देती है और अनजान बन के चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, हाय रे चाची सास, मेरी सासू माँ ने आपके बहू बेटे को घर से धक्के मार के निकाल दिया, उसके लिए आप मुझसे बदला ले रही है, मेरी और सासू माँ के बीच में फूट डाल रही है। अब देखिए जो गड्ढा आपने खोदा है मेरे लिए, उसी में मैं आपको कैसे गिराती हूँ। अब आप अपने ही जाल में खुद फंसने वाली हैं। इस तरह से सोचकर अपना मासूम चेहरा बनाकर वो खाने के टेबल पे आती है। तब तक रुद्रानी, शारदा, प्रसाद और रमेश सभी आके बैठते हैं। अनजान की तरह अनामिका ने सबको खाना परोसा। सबने जैसे ही मुंह में डाला उगलना शुरू कर दिया। वैसे ही सभी ने अनामिका को डांटना शुरू कर दिया। अनामिका तुरंत जो उसने अपने फोन पे रिकॉर्ड किया था सबको एक एक करके दिखाया। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सभी ने देखा रुद्रानी खाने में नमक मिर्च पाउडर मिला रही थी। ये देखकर सभी तो आश्चर्य हो गए। रुद्रानी जैसे ही जाने वाली होती है, शारदा उसे रोकती है। दीदी आपके पति तो चले गए, बेटा ने धोखा दिया, इसीलिए बेटे बहू को मैंने निकाल दिया, इसलिए आप सास बहू में इस तरह फूट डाल रही थी। इस घर में आप रहने लायक नहीं है, जाइए। इस तरह कहकर शारदा रुद्रानी को घर से धकेल के निकाल देती है। रुद्रानी वहाँ से चली जाती है। तब से सास बहू शारदा अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।